हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का द्वितीय प्रश्न पत्र का के अध्याय 1 का टॉपिक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की हम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सदिश क्षेत्र की, तो वह क्षेत्र जिसमें कोई भी भौतिक राशि किसी बिंदु पर उसके निर्देशांकों के अतिरिक्त उसकी दिशा पर भी निर्भर करती है, तो ऐसा क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जैसे कोई सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है वह उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा पर भी निर्भर करती है। इसलिए सदिश क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र में कोई भी भौतिक राशि या कोई भी सदिश राशि उस बिंदु के निर्देशांकों के अतिरिक्त दिशा पर भी निर्भर करती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम सदिश क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। किसी सदिश क्षेत्र ए में हमने कंसीडर कर लिया कि कोई सदिश क्षेत्र है, उसे हमने ए से डिनोट कर दिया, और साथ में सदिश क्षेत्र को हमें पता है कि जो भी हमारे पास भौतिक राशि होती है उसके उस भौतिक राशि पर हम एरो मार्क करते हैं, जैसे हमने यहाँ कर रखा है ये। तो किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो उस सदिश क्षेत्र ए में स्थित कोई आयतन अल्पांश है, उस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ, इससे हमारा मतलब ये हो गया जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कमरा है, उस कमरे का जो आयतन है उसको परिबद्ध करती हैं जो कमरे की दीवारें होती हैं। तो ये जो दीवारें हैं ये हमारे पास बंद पृष्ठ होती हैं। तो आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स। अब हम बात करते हैं सदिश फ्लक्स की। सदिश फ्लक्स क्या होता है? सदिश फ्लक्स जैसे हम मान लो हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, जैसे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत बल रेखाओं के द्वारा डिनोट करते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो ये विद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से कितनी निर्गत हो रही है, कितनी निकल रही है, तो वह विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद पृष्ठ से कितनी निर्गत हो रही हैं, वह हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ऐसे ही किसी सदिश क्षेत्र की यदि बात करें या किसी सदिश राशि की हम बात करें तो उस सदिश राशि से संबद्ध जो बल रेखाएं हैं वो किसी बंद पृष्ठ से कितनी निर्गत हो रही हैं, वह सदिश फ्लक्स कहलाता है। इस फ्लक्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्रवाह। तो अब हमने सदिश फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, और उस सदिश फ्लक्स को जो हमारा आयतन अल्पांश है इससे यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो परिभाषा जो है, किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो हमने कंसीडर कर लिया किसी सदिश क्षेत्र ए में आयतन अल्पांश dv का बंद पृष्ठ स्थित है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि किसी सदिश क्षेत्र ए में एक आयतन अल्पांश dv का जो है बंद पृष्ठ स्थित है। इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान phi = A.ds, मतलब हमारे पास सदिश क्षेत्र या जो सदिश राशि है तथा उस बंद पृष्ठ का जो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है, उन दोनों का अदिश गुणनफल जो होता है वह सदिश फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी क्षेत्रफल या कोई भी सतह है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है यह हमेशा सतह के लंबवत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो बल रेखाएं हैं तथा क्षेत्रफल सदिश यदि एक दिशा में, तो हमारे पास प्रवाहित फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, और यदि दोनों परस्पर 90 डिग्री पर हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स का मान जो होगा वो न्यूनतम होगा। यहाँ ये जो हमने समाकलन निशान डिनोट किया है, इसमें हम ये जो बीच में एक सर्किल बना रहे हैं, ये सर्किल यह प्रदर्शित करता है कि ये जहाँ समाकलन और ये सर्किल बंद पृष्ठ में समाकलन को प्रदर्शित करता है।
अगर गणितीय रूप में हम इसकी बात करें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए लिमिट डेल्टा पी अटेंस टू जीरो, मतलब हम एक आयतन अल्पांश की बात कर रहे हैं। तो हमने ऊपर भी लिखा था आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स जो है वह सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। माना लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P पर षटफलक आयतन अल्पांश dv स्थित है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास यहाँ पर ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर ये एक हमने षटफलक आयतन अल्पांश का निर्माण कर लिया। मतलब इस बिंदु P के चारों ओर हम एक आयतन अल्पांश बना लेते हैं, षटफलक आयतन अल्पांश हम बना लेते हैं। यह इस केंद्रीय बिंदु P के निर्देशांक u1, u2, u3 हैं। ये जो हमारे पास बिंदु P है, इसके निर्देशांक जो हमने नीचे डिनोट किए हैं ये u1, u2, u3 हैं। और बिंदु P जो है वो इस आयतन अल्पांश के सेंटर में, केंद्र में स्थित है तथा इस पर सदिश क्षेत्र का मान a u1, u2, u3, चूँकि सदिश क्षेत्र जो है वह निर्देशांक का फलन होगी। हमने ऊपर भी बात की थी कि सदिश क्षेत्र जो है वो उस बिंदु के निर्देशांक तथा दिशा पर निर्भर करता है। तो यहाँ निर्देशांकों का भी फलन होगा। तो हमने कहा है सदिश क्षेत्र का मान a = u1, u2, u3 है। अब हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये जो सदिश क्षेत्र है इसके घटक क्रमशः a1, a2, a3 हैं। u1 दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक a1, u2 दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक u2 तथा u3 दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक a3 होगा। इसी प्रकार यदि हम एकांक सदिश की बात करें तो u1 वक्र के अनुदिश या u1 पर जो हमने स्पर्श रेखा खींचते हैं उसके अनुदिश एकांक सदिश जो होगा वो e1 कैप होगा। इसी प्रकार u2 अक्ष के अनुदिश e2 कैप तथा u3 अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जो होगा वो हमारे पास u3 कैप होगा। इस इक्वेशन को हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर लिया। अब यदि हम बात करें कि बिंदु P के चारों ओर जो आयतन अल्पांश की हमने कल्पना की है वो एक षटफलक आयतन अल्पांश है। षटफलक मतलब जिसकी 6 फलक होंगी। 6 फलक कौन कौन सी, देखो हमें चित्र में दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये जो सामने है A, D, A, F, ये वाला जो हमारे पास फलक है 1 नंबर। दूसरा जो है ये वाला, तीसरा जो है वो मान लो हमारे पास ये है, चौथा जो है E, B, O, C है, पांचवा जो है वो हमारे पास ये जो नीचे है O, G, D, C, और फिर एक जो हमारे पास ये ऊपर है ये वाला E, F, A, B। तो हमारे पास ये जो 6 फलक हो गए, ये 6 फलक इस षटफलक की दीवारों का निर्माण कर रहे हैं। या यूँ कहें कि हमारे पास ये जो षटफलक के जो 6 फलक हैं ये 6 पृष्ठ हैं, और ये 6 पृष्ठ कैसे हैं, बंद पृष्ठ हैं। तो हमने सबसे पहले बात की आयतन अल्पांश के पृष्ठ A, B, C, D। कौन सा, ये वाला। आयतन अल्पांश के पृष्ठ A, B, C, D जिसका क्षेत्रफल H2, H3, DU1, DU3 है से दूरी H1 DU1/2 पर से निर्गत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम ये जो जिसका हमने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इस क्षेत्रफल को एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा चित्र है। इस चित्र में हमारे पास U1 वक्र के अनुदिश जो रेखा अल्पांश है वो हमारा H1 DU1 है। इसी प्रकार U2 वक्र के अनुदिश रेखा अल्पांश जो वो है H2 DU2 है, और U3 वक्र के अनुदिश रेखा अल्पांश H3 DU3 है। अब हम यदि पृष्ठ ABCD की बात करें, ये हमारा पृष्ठ ABCD है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर BC की यदि बात करता हूँ मैं, ये लाइन जो है BC, ये BC जो है ये H2 DU2 के बराबर होगी। इसी प्रकार ये जो है ये वाली AD, ये भी H2 DU2 के बराबर होगी।
ये और ये हमारे पास H3 के बराबर होगी। तो पृष्ठ ABCD इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से हमारे पास क्षेत्रफल आएगा H3 DU3 है। अब हम कह रहे हैं ये जो पृष्ठ है, चूँकि P जो है, ये बिंदु P ये हमारा केंद्रीय बिंदु है। केंद्रीय बिंदु का मतलब ये हुआ प्रत्येक पृष्ठ से इसकी दूरी जो रहेगी वो समान रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं U1 वक्र के अनुदिश। U1 वक्र में दोनों पृष्ठों के मध्य दूरी H1 DU1 है। दोनों पृष्ठ कौन कौन से? ABCD और OGFE, इन दोनों के मध्य दूरी H1 DU1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बिंदु P है, ये पृष्ठ ABCD से 1/2 H1 DU1 दूर होगा, और साथ में जो पृष्ठ है OGFE इससे भी ये 1/2 H1 DU1 होगा। तो हमें क्या करना है? पृष्ठ ABCD से निर्गत फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई पृष्ठ है, हमने एक पृष्ठ कंसीडर कर लिया हम सबसे पहले ABCD से निर्गत फ्लक्स की हम बात करें, हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा φ1 है। ये φ1 जो है A1 H2 H3 DU2 DU3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फ्लक्स आया बिंदु P पर हमारे पास फ्लक्स जो आया वो हमारे पास इसके बराबर आ गया। अगर बिंदु P से निर्गत फ्लक्स होगा तो वो होगा H1 H2 H3 DU2 DU3। परंतु हमें जो फ्लक्स निकालना है वो पृष्ठ ABCD के लिए निकालना है, इस पृष्ठ के लिए निकालना है। इस पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हमने बिंदु P से निर्गत फ्लक्स जो था वो हमारे पास A1 H2 H3 DU2 DU3 था। इस फ्लक्स का हम U1 वक्र के अनुदिश एकांक दूरी के लिए परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं, या एकांक दूरी में फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये चित्र है हमारा, ये फार्मूला है। ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट में हमारे पास टर्म दिखाई दे रही है, ये टर्म हमारे पास एकांक दूरी में फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ उसको डिनोट कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेल A1 H2 H3 DU2 DU3 अपॉन H1 DU1, मतलब कुल दूरी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हमारे पास एकांक दूरी के लिए जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है वो ये जो हमने गोला बनाया है या ये जो ब्रैकेट है इसके द्वारा डिनोट हो रहा है। ठीक है, अब परंतु हमें पूरी दूरी के लिए तो निकालना नहीं है, हमें कितनी दूरी के लिए निकालना है? हमें निकालना है, चूँकि ये जो बिंदु P है ये पृष्ठ ABCD से 1/2 H1 DU1 दूरी पर है। तो हमें कितनी दूरी के लिए निकालना है? हमें निकालना है 1/2 H1 DU1 दूरी के लिए। तो इसके लिए हमने निकाला, तो हमने कहा एकांक दूरी के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है इसको हम 1/2 H1 DU1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो हमारे पास 100 रुपये में, ठीक है, 50 आम आते हैं, तो बताओ 200 रुपये में कितने आएंगे? तो हम क्या करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 रुपये में कितने आम आ रहे हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से। ऐसा ही करते हैं ना, जैसे हमने कहा 100 रुपये में हमारे पास 50 आम आ गए, तो हमने कहा 100 रुपये में आ रहे हैं 50, तो 1 रुपये में कितने आएंगे? 50/100। तो अब इसका मतलब 1 रुपये में कितना आम आ रहा है हमारे पास? आधा आम आ रहा है। अब 200 से मल्टीप्लाई करें इसको इंटू 200, तो हमारे पास कितना आ गया? इसका मतलब हमारे पास 100 आम आ रहे हैं। वही कैलकुलेशन हमने यहाँ की है, देखिए वही कैलकुलेशन हमने यहाँ की है। ठीक है, तो हमने कहा ये तो हमारा परिवर्तन था, एकांक दूरी के लिए परिवर्तन के लिए H1 DU1 जो कुल दूरी थी उससे हमने भाग लगा दिया, परंतु हमें निकालना किसके लिए है? हमें निकालना है 1/2 H1 DU1 दूरी के लिए। तो उससे हमने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो ऊपर डिनोट कर रहा है ये हमारा 50 हो गया, ये
100 हो गया, 50 आम, 100 रुपये और 200 के लिए ये हमारे पास कैलकुलेशन। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा हमने हल किया तो इस इक्वेशन में H1 से H1 कैंसिल हो गया और इसको हमने ढंग से लिख लिया। ढंग से लिखा तो इक्वेशन आ गई हमारे पास phi1 इक्वल्स टू A1 H2 H3 du2 du3 प्लस 1/2 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 du1 du2 du3। तो ये जो du1 du2 थी इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसको बाहर हमने इस तरीके से निकाल लिया कि चूंकि हम जानते हैं कि U2 और U3 जो निर्देशांक हैं वो U1 से स्वतंत्र होते हैं, इनके ऊपर निर्भर U1 पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसको हम समाकर इसे जो अवकलन है इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे चले। इसी प्रकार पृष्ठ OEFG जिसका क्षेत्रफल H2 H3 du2 du3 है तथा बिंदु P से माइनस H1 du1 अपॉन 2 है से निर्गत फ्लक्स। तो अब हम दूसरा पृष्ठ कौन सा लिया हमने, ये जो है ये OGFE। अब हम जानते हैं कि ये जो P है ये केंद्रीय बिंदु है, तो ये जो पृष्ठ OGFE है इससे भी 1/2 H1 du1 दूर होगा। यह विपरीत दिशा में हो गया, मतलब जैसे हम U1 वक्र की दिशा को हम यूँ डिनोट कर रहे हैं, तो इस पृष्ठ के लिए OGFE के लिए हमें इस तरफ जाना होगा, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो इसलिए इसकी दूरी को हमने ऋणात्मक प्रदर्शित किया। और बाकी कैलकुलेशन या बाकी जो है वो हम उसी तरीके से समझते हैं। हमने कहा इसको डिनोट कर लिया हमने phi1 डैश। तो बिंदु P पर एक पृष्ठ की यदि हम कल्पना करें तो वहाँ पर हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो A1 H2 H3 du2 du3 होगा। हमारे पास जो पृष्ठ है, ठीक है, U1 के अनुदिश वापस उसी तरीके से हमारे पास जो परिवर्तन निकालेंगे वो हम इतना निकालेंगे एकांक दूरी के लिए, और फिर उसी जो दूरी है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो चिन्ह है ये नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, नेगेटिव चिन्ह ये वाला हमने काम में लिया है। तो ये हो गया phi1 डैश इक्वल्स टू A1 A2 H3 du2 du3 माइनस 1/2 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 du1 du2 du3। अब हमने कहा इस चित्र में एक बार फिर आते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो यूं चलेगा, तो इसका मतलब हमारे पास पृष्ठ OGE या FE ये जो पृष्ठ है इससे फ्लक्स जो है ये एंटर कर रहा है, और दूसरा पृष्ठ जो है इससे हमारे पास फ्लक्स जो है वो निर्गत हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स आगत है और यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स निर्गत है। तो अब हमने आगे लिखा है अतः विपरीत पृष्ठों ABCD तथा OEFG से निर्गत नेट फ्लक्स। अब हम बात करें निर्गत नेट फ्लक्स की, हमें कैलकुलेट करना है निर्गत। तो हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर हमने लिखा था एक बार इसको ध्यान में रखना, निर्गत नेट फ्लक्स की, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा इस तरीके से हमने शो किया था। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इस पृष्ठ से फ्लक्स जो है वो आगत है और इस पृष्ठ से निर्गत है, मतलब बल रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ OGFE से प्रवेश कर रही हैं और पृष्ठ ABCD से निकल रही हैं। तो इसका मतलब हमने कहा हमें निकालना है निर्गत नेट फ्लक्स। निर्गत निकालना है तो निर्गत में से आगत फ्लक्स को हम माइनस कर देंगे, निर्गत फ्लक्स में से हम आगत फ्लक्स को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जब हम घटाते हैं तो देखिए ये देखो निर्गत के लिए phi1 पृष्ठ ABCD से निर्गत फ्लक्स था OEFG
सॉरी phi1 डैश पृष्ठ OEFG से निर्गत नेट फ्लक्स था। तो हमने किस में घटाया है, ABCD निर्गत में से आगत को phi1 डैश को, ये यहाँ हमने ये किया है। तो अगर हमें आगत निकालना होता तो हम इसका उल्टा कर लेते हैं। ठीक है भाई, एंटर कितना कर रहा है, तो हम इसको लेते phi1 डैश माइनस phi1, परंतु हमें क्या निकालना है, हमने ऊपर डेफिनेशन में भी ये दिया है निर्गत नेट फ्लक्स, तो हम टर्म निर्गत को लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार फिर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ भी हमने निर्गत लिखा है, तो निर्गत का मतलब ये हुआ कि हम एक बार आगे का छोड़ दें, इस चीज़ को हम छोड़ दें। तो अगर हम यूँ कहें सिर्फ एक ही पृष्ठ है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि हमारे पास अब जो है ये पृष्ठ AO से भी क्या हो रहा है, फ्लक्स निर्गत हो रहा है। तो ऐसा यहाँ क्या है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम एक बार तो आगत बोल रहे हैं, दूसरी बार इसको हम क्या बोल रहे हैं, निर्गत बोल रहे हैं। तो हम इस मतलब लिखेंगे हम निर्गत, परंतु पूरे चित्र के लिए या दो विपरीत पृष्ठों के लिए हम बात करेंगे, तो एक को हम कहेंगे आगत फ्लक्स और दूसरे को हम कहेंगे निर्गत फ्लक्स। तो दोनों की वैल्यू हम ऊपर से लिख लाए और हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो आ गया phi1 डैश माइनस phi1 डैश, phi1 माइनस phi1 डैश इक्वल्स टू डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 DU1 DU2 DU3। इसे हमने समीकरण 2 से प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार विपरीत पृष्ठों ABEF तथा OCDG, ये दोनों पृष्ठ, एक बार ध्यान रखना है, इन दोनों पृष्ठों को चित्र में चलते हैं। देखो तो चित्र में ये दो पृष्ठ, देखो U1 हमने इधर शो किया है, तो हमने जो बल रेखाएं बना ली वो इस तरीके से बना ली। तो इसी प्रकार जो नीचे वाला पृष्ठ है OGDC, इससे हो गया आगत फ्लक्स, और ऊपर जो पृष्ठ है हमारे पास EFAB, इससे हो गया हमारे पास निर्गत फ्लक्स। तो निर्गत फ्लक्स, तो इसको भी उसी तरीके से जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। phi2 माइनस phi2 डैश इक्वल्स टू, और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आती है डेल A2 H3 H1 अपॉन डेल U1 DU1 DU2 DU3। इसी प्रकार जो विपरीत पृष्ठ हैं हमारे पास FABG और OABC, चित्र में चले हम एक बार फिर। तो ये वाले फ्लक्स कौन से हो गए, ये देखो, ये जो हमें सामने दिख रहा है ये वाला कौन सा, FGDA और EOCP, एक ये पीछे दिख रहा है ये वाला, ये दो फ्लक्स। अब इसके अंदर देखो U3 की डायरेक्शन यूँ है, तो फ्लक्स यूँ आएगा इस तरीके से, बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास FGDA से फ्लक्स निर्गत होगा और हमारे पास दूसरा जो पृष्ठ है EOCB, इससे हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो आगत होगा। इसको हमने फिर कैलकुलेट किया, तो phi3 डैश, एक मिनट, देखो ये वाला phi3 माइनस phi3 डैश इक्वल्स टू डेल A3 H1 H2 डेल U3 DU1 DU2 DU3। इसको हमने समीकरण 4 से भी नोट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं अतः आयतन अल्पांश से निर्गत फ्लक्स। आयतन अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, तो आयतन अल्पांश से निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए हमने जो तीन ऊपर निकाली हैं इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों इक्वेशंस को हम जोड़कर आयतन अल्पांश से कुल फ्लक्स कितना निर्गत हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, फाई इक्वल्स टू समाकलन बंद पृष्ठ के लिए A डॉट DS इक्वल्स टू डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 H3 H1 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A3 H1 H2 डेल U3 DU1 DU2 DU3। अब चूंकि हम जानते हैं, पीछे भी हम पढ़ कर आए हैं कि आयतन अल्पांश जो होता है dV इक्वल्स टू H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3 है।
तो इस आयतन अल्पांश से, ये जो आयतन अल्पांश है इससे यदि हम बात करें, हम वैल्यू निकाल लेते हैं du1 du2 du3 की। तो du1 du2 du3 इक्वल्स टू dv अपॉन h1 h2 h3। ये du1 du2 du3 की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रखा तो इसकी जगह dv अपॉन h1 h2 h3, dv अपॉन h1 h2 h3। तो अब हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए लिमिट dv अटेंड्स टू 0 1 अपॉन dv, और ये हमारे पास हो गया सदिश फ्लक्स। वैल्यू रख दें किसकी, ए डॉट डी एस की। कहाँ से, यहाँ से रखी। तो dv से dv, ये dv इस dv से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू जो आती है डाइवर्जेंस ऑफ ए की, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3, ये डेल a1 h2 h3 डेल u1 प्लस डेल a2 h3 h1 अपॉन डेल u2 प्लस डेल a3 h1 h2 डेल u3। अब ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं डेल डॉट ए से। ठीक है, ये डेल जो है ये हमारा डेल ऑपरेटर है। ठीक है, इसको बोलते हैं अवकल संकारक। ठीक, इसकी वैल्यू जो हमने पिछली क्लास थी, जो पिछले वीडियो के अंदर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक, अब जो हमारे पास अलग अलग लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, अलग अलग लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जैसे मान लो कार्तीय निर्देश तंत्र है, हमारे पास बेलनीय निर्देश तंत्र है, हमारे पास गोलीय निर्देश तंत्र है। इनके लिए यदि हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो हम पहले h1 h2 h3 कैलकुलेट करेंगे, हम a1 a2 a3 कैलकुलेट करेंगे और u1 u2 u3 कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ रख लेंगे। तो हमारे पास किसी भी लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए या विशिष्ट लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।